नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा और कृषि का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। कभी तेज आंधी तो कभी तेज बरसात, कभी ओलावृष्टि तो कभी सूखा। ये तमाम प्राकृतिक आपदाएं फसल को नष्ट कर देती हैं, लेकिन बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो फसल का तिनका तिनका बर्बाद कर देती है। लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके भी सुझाए हैं जिससे कि आप बाढ़ उपरांत फसल का प्रबंधन कर सकें। प्राकृतिक आपदा होने के नाते बाढ़ जहां वैश्विक कृषि के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रही है, वहीं खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा भी बनते जा रही है। देश के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लगभग 12.7% और 4.2% क्षेत्र क्रमशः बिहार और ओडिशा में है। बिहार के मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले व ओडिशा का पुरी जिला अत्यधिक वर्षा की घटनाओं, खराब जल निकासी इत्यादि के कारण बाढ़ के लिए अति संवेदनशील है। बाढ़ का पानी 6 से 15 दिन तक कृषि खेतों में बना रहता है, जिससे खरीफ फसलों, मुख्य रूप से चावल को भारी नुकसान होता है। बाढ़ रोधी कृषि पद्धतियों और अनुकूल उपायों को विकसित करने तथा बाढ़ के उपरांत फसल प्रबंधन और IBFI के माध्यम से बिहार और ओडिशा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि अनुकूलन की वृद्धि के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI कोलंबो के सहयोग से वर्ष 2017 में एक शोध अध्ययन की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य खेती योग्य क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की सीमा और अवधि के आकलन की गुणवत्ता को बढ़ाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक प्रौद्योगिकी सहायता आधार विकसित करना भी है। शुरुआत में संस्थान ने सबसे गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए जिलों में बाढ़ की आवृत्ति और सीमा का विश्लेषण किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में चरणवार फसल क्षति का आकलन बाढ़ की अवधि और सीमा दोनों के संदर्भ में किया गया और फसल सूचकांक आधारित फसल बीमा में 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से लेकर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का भुगतान वर्ष 2017 और 2018 के दौरान क्रमशः 43 और 170 किसानों को किया गया। पिछले 2 वर्षों के दरमियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान ने परिचालन क्षेत्र में फसल क्षति के आधार पर बाढ़ के उपरांत फसल प्रबंधन योजना तैयार की और उसे बिहार के 2 प्रखंडों गायघाट, चिरैया और ओडिशा के एक प्रखंड कानास में लागू किया। बिहार के बाद प्रभावित किसानों को बाढ़ के उपरांत की फसल प्रबंधन योजना के अनुसार वैकल्पिक फसलें अर्थात संकर मक्का, मसूर, सरसों, बैंगन, टमाटर, खीरा, गोभी उपलब्ध कराए गए। बाढ़ के उपरांत इन बीजों को अनुकूलतम समय में बोया गया। बिना हस्तक्षेप के बाढ़ से क्षतिग्रस्त खेत की तुलना में मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की समय पर बुआई होने के कारण किसान लगभग 16,700 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त शुद्ध लाभ कमा सके। बाढ़ के उपरांत की स्थिति के तहत टमाटर, बैंगन, गोभी, खीरा और फूलगोभी जैसी सब्जियों की खेती के कारण किसानों की शुद्ध आय 33,200 रुपए से बढ़कर 37,700 रुपए प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। ओडिशा के पुरी जिले के कानास ब्लॉक के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य प्रत्यारोपित चावल की अंकुर की औसत अनाज के उपज की तुलना में अधिक आयु वाले चावल के अंकुरों के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018 और 19 के दौरान क्रमशः 24% और 19% अधिक अनाज की उपज हुई। बाढ़ के दौरान बेहतर गुंजाइश के लिए किसानों को खेती योग्य क्षेत्रों में आम के पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
कुल मिलाकर बाढ़ के उपरांत प्रबंधन के हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप लाभ में वृद्धि हुई। लागत अनुपात 1.55 से 3.08 तक देश के कालानुक्रमिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि अनुकूलन बढ़ाने की क्षमता रखता है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बांस की खेती के बारे में। बांस की खेती के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी थोड़ी कम होगी कि इसको अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी आय बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बांस की खेती बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकती है। किस प्रकार कर सकते हैं आप बांस की खेती और कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। दमयांग में कोरिया की पारंपरिक बांस आधारित कृषि प्रणाली को एक वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रबंधित एक पदनाम है। पारंपरिक कृषि प्रथाओं को जोड़ने वाले स्थायी कृषि दृष्टिकोण का एक प्रभावशाली उदाहरण है। 1000 साल पहले शुरू की गई ये व्यवस्था एक बांस उत्पादन पर आधारित है और यहाँ चाय के पेड़ और मशरूम बांस की भी खेती होती है। आमतौर पर निचले पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि घाटी में पहाड़ी क्षेत्रों पर बने बांस के खंभे खेतों के आसपास प्राकृतिक जल मार्ग प्रदान करते हैं। इस तरह ये प्रणाली स्थानीय समुदायों को आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाले पानी पोषक के गतिशील संचलन को सुनिश्चित करती है। बांस के रूट स्टॉक्स की एक उलझन मिट्टी को भारी बारिश या बाढ़ से होने वाली आपदाओं से बचाती है। सर्दियों में ठंडी हवाओं और गर्मियों में तेज गर्मी से गांव की रक्षा करती है। इस प्रकार दमयांग बांस की खेती मिट्टी के कटाव और हिंसक तापमान विविधताओं से परिदृश्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दमयांग बांस के खेतों की बहुस्तरीय संरचना किसानों को न केवल बांस की कटाई से बल्कि जुकोरो चाय, औषधीय पौधों जैसे कि ब्रॉडफेल लेरियोप और वुल्फ बेरी से अच्छी आय अर्जित करने की अनुमति देती है। इसके अलावा बांस शिल्प लंबे समय से किसानों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। आपको बता दें कि दमयांग बांस के खेतों की कृषि प्रणाली से समृद्ध कृषि जैव विविधता आती है। बांस के पेड़ों को प्रत्येक किसान की जरूरतों के अनुसार चुना जाता है, जो आनुवांशिक रूप से अलग होती है। किसान अभी भी विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांस के पेड़ों के अच्छे प्रबंधन के लिए पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और तकनीक पर निर्भर हैं, जिसमें साइट का चयन, रोपण, निषेचन, थिनिंग, ट्रिमिंग और कटाई शामिल हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में एक सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्हें राइस बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये संकर किस्म के धान के जनक भी कहलाए जाते हैं और इन्हें महादेव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आइए दिखाते हैं उनकी सफलता की ये कहानी।
भारत देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पादप प्रजनक महादेव अप्पा को देश में संकर धान की क्रांति का जनक माना जाता है। संकर धान की शोध पर अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा का वक्त देने वाले महादेव अप्पा को इसीलिए ये देश राइस महादेव अप्पा के नाम से भी जानता है। महादेव अप्पा ने अपनी शोध से इस देश के किसानों को प्रगति के पथ पर कामयाबी के साथ चलना सिखाया है। न सिर्फ किसानों को बल्कि इस देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को भी महादेव अप्पा ने मजबूती दी है। महादेव अप्पा ने इस देश में धान की ऐसी 9 उच्च उत्पादकता वाली संकर किस्मों का विकास किया जिससे धान की रुकी हुई उत्पादकता में चमत्कारिक परिणाम मिले। जो किसान धान की उपज को लेकर निराश हो चुके थे, उनके खेतों में नई रौनक लौटाने का काम महादेव अप्पा ने किया है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा भारत देश में संकर धान इजाद करने वाले और उसे खेतों में उगाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। भारत में संकर धान प्रौद्योगिकी के विकास और उसके उपयोग के प्रयास 1970 के दशक के आरंभ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रारंभ हुए। लेकिन 70 के दशक में संकर धान बिल्कुल नया था, देश के किसानों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। महादेव अप्पा इसी दौरान स्वपरागित धान की फसल में संकर किस्म का सपना सच करने की कोशिशों में जुटे थे। इस दिशा में क्रमबद्ध अनुसंधान कार्य 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक मिशन मोड परियोजना के तहत प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के फलस्वरूप लगातार अनुसंधान होने से देश में धान की अनेक संकर किस्में विकसित हुई, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया जा चुका है। इस कामयाबी का श्रेय किसी और को नहीं, महादेव अप्पा को ही जाता है। महादेव अप्पा धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं। साथ ही ICAR के अंतर्गत आने वाले कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा महादेव अप्पा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं। महादेव अप्पा को 1972 में KKM अवार्ड, 1981 में हुकर अवार्ड, कर्नाटक सरकार की तरफ से 1984 में राज्योत्सेवा अवार्ड, 1989 में नागम्मा दत्तात्रेय अवार्ड, 1996 में सर छोटूराम अवार्ड, बसवा गुरु करुण्य अवार्ड और 86 में ही महादेव को भारत रत्न M विश्वेश्वरैया मेमोरियल अवार्ड मिला है। और फिर साल 2005 में उनकी कड़ी मेहनत और लगन और खेती में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। महादेव अप्पा का जन्म 4 अगस्त 1937 में कर्नाटक में मैसूर के एक छोटे से गांव माधापुरा में हुआ है। इनकी परवरिश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। शुरुआती शिक्षा गांव के सरकारी स्कूलों में हुई। बचपन से ही पढ़ाई की लगन थी। कुछ अच्छा करने की ललक ने महादेव अप्पा को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। कुछ नया करने और सीखने की चाहत ने ही महादेव अप्पा को देश और दुनिया में अलग नाम दिया। 1965 में तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के कोयम्बटूर एग्रीकल्चर कॉलेज से महादेव अप्पा ने पहली PhD की थी। महादेव अप्पा ने मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। मैसूर में महादेव अप्पा ने राइस पॉलिशिंग पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा महादेव अप्पा ने ब्राउन राइस और पॉलिश्ड राइस में पोषण और पोषण की मात्रा पर भी काम करना शुरू किया। मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी में धान पर 2 साल का शानदार अनुभव लेने के बाद महादेव अप्पा बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय में राइस ब्रीडर यानी धान प्रजनक बन गए। संकर धान के वजूद में आने की कहानी यहीं से शुरू हुई। महादेव अप्पा ने अपनी टीम की मदद से कई प्रजातियों का विकास किया, जिनमें सबसे पहली किस्म थी मधु। मधु धान की वो किस्म थी जो जल्दी पकने वाली थी। ये किस्म जैसे ही किसानों के खेतों में पहुंची, इसने तहलका मचा दिया। स्वपरागित फसलों में संकर किस्म की संभावना की खोज ने महादेव अप्पा को हिंदुस्तान के तमाम कृषि वैज्ञानिकों में एक अलग पायदान पर खड़ा करवा दिया। इसके बाद महादेव अप्पा को फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में तकरीबन 2.5 साल काम करने का मौका मिला। ये उस दौर में महादेव अप्पा जैसे वैज्ञानिक के लिए बड़ी बात होने के साथ साथ सम्मान की बात भी थी। संकर धान प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसान के पीछे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है संकर बीज की उच्च लागत। बावजूद इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संकर धान की लोकप्रियता बढ़ने के कारण बीते सालों में इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रयोग से कुल उत्पादन पर बिना असर डाले क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है, साथ ही पानी को भी बचाया जा सकता है। पानी की किल्लत से जूझती खेती के लिए ऐसी उच्च उत्पादन वाली संकर किस्में इस समस्या का बड़ा समाधान है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा ने धान के उत्पादन को एक नई दिशा दी। हरित क्रांति के बाद 2 दशकों से धान के उत्पादन में जो स्थिरता देखी जा रही थी, उसमें महादेव अप्पा ने अपने शोध से तेजी लाई।
संकर किस्मों धान के उत्पादन में आई क्रांति इस देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ी गारंटी साबित हुई। और इसी के साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको अंगूर की खेती के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां देंगे। किस तरह से आप कर सकते हैं अंगूर की खेती, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नज़र। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में। और अंगूर जो कि हमारे उत्तर भारत के प्रदेशों में होता है, जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको समशीतोष्ण अवस्था भी बोलते हैं। यहाँ क्योंकि अंगूर एक विशेष परिस्थिति में होता है, सर्दियाँ आती हैं, सर्दी के बाद और गर्मी में थोड़ा वक्त होता है जो कि जून तक उसको समय मिलता है कि अंगूर के दानों को बढ़ने का, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का। हमारे किसान भाइयों को अंगूर को उसी अवस्था में तोड़ना चाहिए जब अंगूर अच्छी अवस्था में पककर तैयार हो जाए, क्योंकि उससे अंगूर का बाज़ार भाव भी निर्धारित होता है और जो अंगूर है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है और जो उसका जो भंडारण है, उसका प्रसंस्करण है, वो सब उसी के ऊपर आधारित होता है। इसलिए जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ विशेषकर मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि यहाँ कुछ ही प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ की जा सकती हैं, जो कि छोटी अवधि में की जाती हैं। जैसे कि परलेट है, हमारा फ्लेम सीडलेस है और पूसा सीडलेस है, पूसा उर्वशी है, पूसा नवरंग है। ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि कम से कम 85 से 90 से 95 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जब अंगूर के पकने की बात आती है तो उसमें दो विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मिठास और खटास। उसी पर उसकी पकने की जो उसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें हम रिफ्रैक्टोमीटर से माप तय करते हैं कि उसमें जो मिठास है तकरीबन 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए और खटास है तकरीबन 0.6 से 0.8% तक होनी चाहिए। और यदि ये मात्रा मिलती है तो हमारे किसान भाइयों को ये अंगूर हैं उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके साथ में यदि अंगूर जूस के लिए किया जा रहा है तो उनको थोड़े कम मात्रा पर भी अंगूरों की तुड़ाई की जा सकती है, जैसे कि 12 से 13 डिग्री ब्रिक्स आता है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान रख करके हमारे किसान भाई यहाँ जो अंगूर की प्रजातियाँ उनको तोड़ सकते हैं
और बाज़ार में उनको बेच सकते हैं या और प्रसंस्करण के लिए भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि ये जो समय है, कुछ प्रजातियों में तो वेराइजन स्टेज होती है, जबकि कलर ब्रेक स्टेज भी उसको बोलते हैं। और इस स्टेज में जो अंगूर है, अंगूर में कलर डेवलपमेंट शुरू होता है, चाहे वो सफ़ेद रंग की वैरायटियाँ हों, चाहे वो काले रंग की वैरायटियाँ हों। काले रंग की प्रजातियों में उनका जो कलर है रंगीन कलर की तरफ जाता है, जबकि सफ़ेद रंग की प्रजातियों में उनका जो गहरे हरे रंग के को छोड़ करके थोड़ा सफ़ेद और पीलेपन की तरफ जाता है। और ये उसको दर्शाता है कि अंगूर की प्रजातियाँ पकने वाली हैं। इसीलिए इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि इसमें कैसे अंगूरों की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय कम है, 85 से 90 दिन यहाँ मिल पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अंगूरों में यहाँ डोरमेक्स का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि 15 दिन पहले ही ये जो बेलें हैं वो फूट जाती हैं। लेकिन अब इस समय अंगूर को जल्दी से जल्दी पकना चाहिए और मानसून से पहले, यानी कि उनकी हम जिससे कि तुड़ाई कर सकें और विभिन्न समस्याओं से भी बच सकें। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो हमारे अंगूर हैं उसमें इथ्रेल नाम का एक जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसका छिड़काव करें। इसमें जो प्रजातियां हैं, जैसे कि हमारा परलेट है, फ्लेम सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है और पूसा सीडलेस है, इन प्रजातियों में जो इथ्रेल की मात्रा को 500 ppm के घोल बना करके इनके गुच्छों पर छिड़काव करने से इसमें जो दाने हैं जल्दी पक जाते हैं, उसमें मिठास की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि हम बोलते हैं कि 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। और ये इसके नहीं करने से अंगूर में ये होता है कि हमारे थोड़े अंगूर जो हैं खट्टे रह जाते हैं और देर से पकते हैं। देर से पकने का कारण ये है कि यदि देर से अंगूर पकते हैं, मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो सारे जो अंगूर के दाने फट जाते हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी किसान भाई यहाँ इसकी खेती करते हैं, उनको जब भी अंगूर में वेराइजन की स्टेज हो, जब कलर ब्रेक की स्टेज आती है, तो उनको इथेल 500 ppm का घोल अंगूर के जो गुच्छे हैं उन पर छिड़काव करें, जिससे उनकी गुणवत्ता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि ये गर्मी का महीना है, तो अंगूर के जो बाग हैं उनकी देखभाल भी एक विशेष स्थान रखती है, जिसमें कि मैं 2-3 चीज़ों को बताना चाहूँगा। इन गर्मी के सीज़न में, क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो बेलें हैं उनको पानी की आवश्यकता भी होती है, दूसरे इस समय में ही अंगूर के पकने की जो शुरुआत भी होती है। इसीलिए इस पानी का बहुत ही एक अच्छी तरह से उसका व्यवस्थित तरीके से हमें बेलों को देना चाहिए। हम कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, यदि धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन देते हैं इससे पहले समय, पकने से पहले समय या वेराइजन के समय में, तो उसमें जो दाने का आकार है, गुणवत्ता उसकी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जब लेकिन वेराइजन का स्टेज जब आता है, कलर ब्रेक का स्टेज आता है, तो मैं हमारे किसान भाई को सुझाव देना चाहता हूँ कि उनको जो बाग है, अंगूर के बाग हैं, उसमें सिंचाई बिल्कुल रोक देनी चाहिए, जिससे कि जो पौधों में जो मिठास है वो आसानी से बढ़ जाता है। और यदि हमारे किसान भाई सिंचाई कर देते हैं तो उससे जो अंगूरों में जो मिठास है बहुत कम हो जाते हैं, अंगूर खट्टे रह जाते हैं। दूसरे साथ में, क्योंकि ये गर्मी का महीना होता है, गर्मी से जो उनका जो छिलका है सख्त हो जाता है, और एकदम से सिंचाई का पानी देने से जो अंगूर के दाने हैं उसमें फटने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए कम से कम पानी दें और वेराइजन की स्टेज के बाद में पानी को बिल्कुल रोक दें। और एक और हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पे जो अंगूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गुच्छे होते हैं वो ढके होते हैं, और उसके कारण जो भी रंगीन जो प्रजातियाँ हैं उसमें रंग का जो डेवलपमेंट है, जो उत्पत्ति है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें गुच्छों को सूर्य की रोशनी की तरफ भी रखना चाहिए, जिससे कि उसमें जो कलर है उसको हम आसानी से अच्छी तरह से बना सकें। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके जो इसमें जो क्रियाएं की जा सकती हैं उसमें गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, और जो अंगूर का जो स्वाद है उसको बनाए रखा जा सकता है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। सितंबर माह के कृषि कैलेंडर के अनुसार शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे साकेत, रत्ना, गोविंद, नरेंद्र 97, नरेंद्र 80 की रोपाई यदि ना हुई हो तो शीघ्र पूरी कर ले। लेकिन इस समय रोपाई के लिए 40 दिन पुरानी पौध का प्रयोग करें और 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रति स्थान 3 से 4 पौध लगाएं। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद अधिक उपज वाली प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन
तथा सुगंधित प्रजातियों के प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर दें। नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग के 50-55 दिन बाद करनी चाहिए। अब आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च की है और जिसका इस्तेमाल करके किसान खेती किसानी से जुड़ी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उस मोबाइल ऐप के संबंध में दें आपको कुछ खास जानकारियां। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि अब डिजिटलाइजेशन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और ट्विटर के ज़रिए हम तक कृषि से संबंधित जो भी बातें हैं वो कहने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्या हैं आपके ट्विटर मैसेजेस, आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम के लिए अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।